कि मेरे मुख्यमंत्री को जातिवादी सोच के अलावा और कुछ सूझता नहीं है, भाई को भाई में बांटते हैं। कल क्या खूबसूरत मिसाल पेश की बक्सर के लोगों ने, ना जाति देखी किसी की, ना धर्म देखी, भागे भागे सब घर बचाने के लिए जिससे जितना हो। पर अगर आप जाति की बात करते हैं तो फिर दीजिए सही मायनों में उनको सम्मान, और बनाइए अति पिछड़ा वर्ग से, बनाइए अनुसूचित जाति से। भाई अनुसूचित जाति जनजाति पूरी, अगर आप इसकी जमात को अगर आप देखिएगा, अनुसूचित जाति 19.6 और 1.6 अनुसूचित जनजाति, लगभग 22% के आसपास। क्यों नहीं बनेगा भैया इस वर्ग से? क्यों नहीं? अगर देश में अगर एक अनुसूचित जनजाति की महिला महामहिम राष्ट्रपति हो सकती है, तो क्यों नहीं बिहार में एक उप मुख्यमंत्री हो सकता? ये तमाम बातें आपके माध्यम से जनता के बीच रखने का मेरा बस इतना ही मकसद है कि जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं और अपने आप के बड़े बड़े दावे करते हैं कि देखिए हमने क्या नहीं किया अलग अलग समाज के लिए, ये आईना है ये आंकड़े उनके लिए कि बड़ी बड़ी बातें इन्होंने खूब की, पर बदले में क्या किया? पिछले 3 दशक से मैरी गो राउंड की तरह सिर्फ 2 जातियों के बीच में कुर्सी का आदान प्रदान चल रहा है, और बाकी एक बड़ी आबादी अनुसूचित जाति जनजाति को मिला दिया जाए लगभग 20%, अगर इसको जोड़ दिया जाए अति पिछड़ा 36%, 47, 56, और उसके बाद 20% आप जोड़ दीजिए इसको मुसलमानों को, 56 हो गया 66, 76, 76% लोग एकदम सत्ता से गायब है। और इन लोगों की हिस्सेदारी की बात ये लोग कर रहे हैं, इन लोगों की दुहाई देते देते जनगणना करवा रहे हैं, और इसी के आधार पर देश के बड़े बड़े विपक्षी नेता अलग अलग राज्यों में जाकर कर रहे हैं। भाई पहले बिहार आए ये लोग अपनी बैठक के लिए, अपने लाभ के लिए, तमाम ये विपक्षी दलों के गठबंधन के तमाम घटक दल वैसे तो बिहार आ जाएंगे, अब आए ना बिहार, आए बिहार और बोले कि भैया जो चीजें जो जातीय जनगणना आपने की है उसके आंकड़े अब सार्वजनिक हो गए हैं, अब इसको मंत्रिमंडल में भी अब इसको लागू किया है। तब हम लोग मानेंगे कि हाँ भैया इसका लाभ है, अब करवाइए आप लोग राजस्थान में, करवाइए मध्य प्रदेश में, जहां जहां पे भी आपको करवाना, छत्तीसगढ़ में, हर मोर्चे पे जाके कि भाई पिछड़ा वर्ग की महिलाओं का इसमें आरक्षण होना चाहिए, रिजर्वेशन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए प्रभु। पर पहले इसमें तो बताइए कि आपने कितना दे दिया अपने मंत्रिमंडल में, पिछड़े वर्ग से कितनी महिलाएं अब आपके यहाँ, और क्यों नहीं एक पिछड़े वर्ग की महिला को आप मुख्यमंत्री बना देते? रेणु कुशवाहा जी यहाँ पर बैठी है, क्यों नहीं बनाते बताइए? ये दर्शाता है इनका कि इनकी सोच क्या है। महिलाओं की बात करेंगे, महिलाओं को आरक्षण देने की बात करेंगे, भाई इसके लिए आपको प्रधानमंत्री जी की स्वीकृति की जरूरत थोड़ी है। मंत्रिमंडल में फेरबदल तो मुख्यमंत्री जी चाहे तो तुरंत प्रभाव से कर सकते हैं, 1 घंटे के भीतर कर देंगे, तो लागू करके दिखाइए। देश के बड़े बड़े नेता बोलते हैं कि ब्यूरोक्रेसी में होना चाहिए, भाई वो तो कैडर सिस्टम से आ रहा है, होते होते जब वो होगा होगा। पर बोले राहुल जी बोलते हैं ना, तो आके बताएं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कि भाई आप अपने मंत्रिमंडल में इसको सबसे पहले लागू कीजिए, और पुनः गठन कीजिए अपने मंत्रिमंडल का, कैबिनेट को पूरा रिशफल कीजिए, और इसके आधार पर जो जनगणना आपने जारी की है उसके आधार पर एक नया मंत्रिमंडल बना। पहले भी उठा चुका हूं, मुद्दा ये नहीं है आज की तारीख, मुद्दा ये है कि हाइपोथेटिकली अगर हम मान भी लेते हैं कि भैया जो आंकड़े आपने सार्वजनिक किए वो आंकड़े सही है, भाई सरकार तो मानती है सही है, हम लोग माने नहीं माने, बिहारी माने नहीं माने, पर अगर सरकार मानती है वो आंकड़े सही है, तो उस आंकड़ों को अपनी सरकार में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लागू करें। देश भर में जितने विपक्षी दलों के नेता घूम घूम कर जातीय जनगणना कराने की बात कर रहे हैं, वो लोग क्या कह रहे हैं? यही कह रहे हैं ना कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। माननीय कांशीराम जी ने नारा दिया था, सब उसी को दोहरा रहे, उसी को सब लोग बोल रहे। तो भैया जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी कीजिए बिहार सरकार की कैबिनेट में मुख्यमंत्री जी, और उसका लाभ दिखेगा तब हम मानेंगे कि भैया जितने विपक्षी दल के नेता चुनावी झुंझुना जा जाकर बजा रहे हैं हर एक जगह कि भाई यहां पे भी हम कराएंगे, यहां पे भी हम कराएंगे, तब हम मानेंगे कि भैया बिहार को इस जनगणना का लाभ हुआ है। मुख्यमंत्री को सबसे पहले मुख्यमंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, और आज पहली बार हम उनका इस्तीफा राजनीतिक आधार पर नहीं मांग रहे,
हम हर बार अपराध को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर हम उनका इस्तीफा मांग चुके हैं, पर आज उन्हीं के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर भाई ये जातीय जनगणना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लिए आईना है। देखें इस दर्पण में कि उन्होंने 18 साल में उन्होंने क्या किया, और देखें ये गठबंधन कि 33 साल में उन जातियों के साथ या उन वर्ग के साथ, उस जमात के साथ कितना अन्याय हुआ है। और किन लोगों ने अन्याय किया इन 33 सालों में? इन्हीं लोगों ने। एक बड़ी आबादी अति पिछड़ा वर्ग की, एक बड़ी आबादी, इन्हीं के आंकड़े बता रहे हैं ना, 36%, 36.01% अति पिछड़ा वर्ग की आबादी। क्या रिप्रेजेंटेशन है? और इतनी बड़ी आबादी का मुख्यमंत्री नहीं होगा, 2-2.5% वाले मुख्यमंत्री बन जाएंगे, और एक बड़ी आबादी को आप इसमें अछूता छोड़ दीजिएगा। ये कहां का सामाजिक न्याय है जिसकी दुहाई देते मुख्यमंत्री नहीं थकते? तो इसमें जनगणना हुई, उस जनगणना के बाद जब इस जनगणना की बात हुई तो लोगों के मन में भी एक उत्साह था कि संभवतः कई ऐसे नए आंकड़े सामने आएंगे जिसकी उम्मीद बिहार के लोग लगा के रखे हुए थे। और उसके बाद जब आंकड़े सामने आए तो क्या आंकड़े थे? मोटा मोटी अगर आप देखिएगा तो 1931 में जो जनगणना हुई उसी की एवरेजिंग सामने आ गई, उसी की एवरेजिंग करके उसको सामने रख दिया गया। अगर ये बंद कमरे में तैयार किए हुए आंकड़े होंगे तो उस पर भी किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। 500 करोड़ रुपया खर्च हुआ। भैया कहां खर्च हुआ 500 करोड़ रुपया? कितने लोगों के दरवाजे खटखटाएंगे? बल्कि मैं आप सब मीडिया के साथियों से भी आग्रह करूंगा कि एक सर्वे जनरली आप लोगों को करना चाहिए। जाइए रैंडमली पूछिए गांव देहात में जाकर कि आपके पास कितने लोग आए, कैसे जानकारी ली गई। मैं अभी 2 दिन पहले मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की पुण्यतिथि पर अपने पैतृक गांव में था, शहर बन्नी में था। वहां पर कई मैंने ग्रामीणों से मैंने पूछा कि भाई यहाँ पे कौन कौन आया, अपने परिवार वालों से पूछा। मां के बराबर लोगों ने कहा कि किसी ने हमसे आकर हमारी जाति के बारे में पूछा। तो भाई ये जनगणना हुई कैसे? भगवान जाने। और उसके जब आंकड़े सामने आए, स्वाभाविक से आंकड़े समीकरण की उन जातियों को बढ़ा चढ़ाकर इसमें दिखा दिया गया जिसके लाभ से या जिनके समर्थन से पिछले 33 साल से ये सरकार आती जाती रह रही है। उन लोगों की जातियों को बढ़ाकर, और कई ऐसी जातियां, अनुसूचित जाति में छोटी जातियां हो, पिछड़ा वर्ग की छोटी जातियां हो, अति पिछड़ा वर्ग की जातियां हो, फॉर दैट मैटर इवन अपर कास्ट की जातियों को कमतर करके इसमें दिखाने का इसमें प्रयास किया गया। और जिनसे इनको राजनीतिक लाभ लेना है, जिन समीकरण से राजनीतिक लाभ लेना है, उन चुनिंदा जातियों को बढ़ा चढ़ाकर इन्होंने दिखाने का काम। कल बरसर में जो रेल हादसा हुआ उसमें जितने मृतक हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। उनके परिवार वालों को इस दुख की घड़ी में ईश्वर हिम्मत दे, ये कामना करता हूं। और जितने घायल हैं वो जल्द स्वस्थ हो, ऐसी भी कामना करता हूं। साथ ही में रेल प्रशासन से ये मांग करता हूं कि इसकी जांच की जाए और जो भी दोषी हो, जिसकी लापरवाही की वजह से या जिस भी कारण की वजह से इतना बड़ा रेल हादसा हुआ, उसके दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरीके की घटना दोबारा कभी ना हो। मैं माननीय रेल मंत्री जी से भी आग्रह करूंगा, और मुझे उम्मीद भी है, विश्वास भी है कि यकीनन वो खुद भी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे होंगे। पर जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो ताकि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा कभी ना हो।